हेलो एवरीवन, ग्रुप फंजॉय के वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के वीडियो सेक्शन में अक्सर कुछ ब्लॉग्स और वीडियो स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूं। तो फिर मैं आपके पास एक नई स्टोरी के साथ में आया हूं और ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो स्टोरी शेयर करने से पहले कहूँगा कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट कर हमें बताएं कि उसमें क्या अच्छा था या क्या सुधार किया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगा। देखिए, राज्य था, उस राज्य के एक नगर नारायण नगर में एक पहलवान रहता था। पहलवान का नाम टिंकू पहलवान था। लेकिन जैसा नाम था उसके ठीक वो विपरीत था। नाम तो टिंकू था, लेकिन वो एक बार देखो तो गर्दन ऊपर ही जाकर अटक जाती थी, और शरीर ऐसा कि देखते ही अच्छे अच्छे डर जाएं। और ये बात टिंकू पहलवान भी जानता था कि जहाँ भी जाता वो एक दो पटखनी में ही अपने विरोधी को चित कर देता, और फिर वो विरोधी उठ नहीं पाता था। वो इतना ताकतवर था कि धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर गांव तक फैलने लगी, और पहलवान आते और उसको चुनौती देते, या वो उनको चुनौती देता गांव गांव जाके, और उनको परास्त कर देता। तो ऐसा करते करते कई गांव के पहलवानों को उसने अपने बल से धराशायी कर दिया, हरा दिया, और कोई भी पहलवान उससे टक्कर लेने से डरने लगा। जहाँ भी युद्ध होता, टिंकू पहलवान बिना कुछ किए, बिना बुलाए तुरंत वहाँ पहुँच जाता और उनको चुनौती दे देता। और युद्ध होने से पहले ही, कुश्ती होने से पहले ही लोग उससे हाथ जोड़ लेते कि भैया मुझे तो अभी ज़िंदा रहना है, कौन इससे लड़ने जाएगा, जीत तो पाने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो जहाँ भी जाता वो पहलवान उसको देखते ही तुरंत ही अपने हाथ पांव छोड़ देते और उससे क्षमा मांग लेते कि भैया आप जीते, मैं हारा। तो इस तरह करते करते समय बीतता रहा। अब टिंकू पहलवान बोर होने लगा, कोई उससे युद्ध करने को राज़ी ही ना हो, और कोई भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो अब धीरे धीरे उसके मन में घमंड आ गया और बोरियत भी आई। तो उसने मन में एक युक्ति बनाई कि क्यों ना हो मैं वहाँ के राजा के पास चलूं और राजा के पहलवानों को मैं चुनौती दूं। तो ऐसा सोचो नारायण नगर से निकलता है टिंकू पहलवान, और राजा के दरबार में पहुंचता है और पहरेदारियों से बोलता है कि सुनो पहरेदार, मैं टिंकू पहलवान आपके जो राजा हैं उनके पहलवानों को मैं चुनौती देने आया हूँ, जाओ ऐसा बोल दो। तो पहरेदार जाते हैं
और राजा के पास समाचार पहुंचाते हैं कि भाई कोई टिंकू पहलवान नाम का एक पहलवान आया हुआ है और वो अपने पहलवानों से युद्ध करना चाहता है। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दो कि कल युद्ध की कुश्ती की अखाड़े में समय दे दो और अखाड़े का मज़ा लिया जाएगा और हम भी आनंद लेंगे। पहरेदार आते हैं और टिंकू पहलवान को बताते हैं कि देखिए पहलवान साहब, कल राजा ने आपको सुबह 5 बजे कुश्ती स्थल पे बुलाया है और आप वहाँ आए और वहीं पे राजा जी भी आएंगे और वहीं पे उनका दरबार लगेगा और आपका कुश्ती का आनंद लिया जाएगा। और उन्होंने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली है। और इधर जो राजा थे उन्होंने अपने तुरंत पहलवानों को आदेश दिया कि सारे पहलवान तुरंत एकत्रित हों और हमारे पास तुरंत ही उपस्थित हों। राजा का आदेश पाकर सारे पहलवान आते हैं और राजा जी उनको आदेश देते हैं कि देखो कल टिंकू पहलवान की चुनौती हमने स्वीकार कर ली है और वो सुबेरे हमने 5 बजे भोर का समय दिया है और वो आएगा और आप लोगों को उसको चुनौती स्वीकार करनी है और उसके साथ उसको परास्त करना है। तो जो राजा के पहलवान थे, जब उन्होंने टिंकू पहलवान का नाम सुना तो टिंकू पहलवान का जो नाम था, ख्याति थी, दूर दूर तक गांव-गांव तक फैल चुकी थी और राजा के पहलवानों तक भी उसका नाम पहुंच चुका था और वो पहले ही जानते थे और टिंकू पहलवान से कतराते थे कि ना मैं इनके सामने आऊं और कभी और ना इससे युद्ध करूं। जब उनको पता चला कि भाई मेरे को टिंकू पहलवान से युद्ध करना है तो उन लोग के वहीं हाथ पांव फूल गए और ऐसी स्थिति हो गई कि दरबार से निकल पाने में भी असमर्थ से थे। राजा देख तो रहा था लेकिन राजा को आभास नहीं हो पाया कि भाई क्या बात है। और वो जितने पहलवान थे वो आपस में ही गुफ्तगू करने लग गए कि भैया अब क्या किया जाए। अब सारे पहलवान, शाम हो चली थी, नींद उनकी, भूख उनकी सब गायब हो गई थी कि कल तो युद्ध में टिंकू पहलवान ऐसा मारेगा कि हमको उठा भी नहीं जाएगा, वो तो बहुत ही ख़तरनाक पहलवान है। ऐसा सोच वो मंत्री के पास जाते हैं और जो राजा का मंत्री था वो बहुत ही बुद्धिमान था और वो पहलवान जानते थे कि मंत्री जी कोई ना कोई युक्ति ज़रूर सुझाएंगे और हमें ज़रूर सुझाव देंगे। अब वो जाते हैं मंत्री जी के पास और मंत्री जी के पांव पकड़ लेते हैं। कहते हैं मंत्री जी हमको बचा लीजिए। राजा जी का आदेश है कि कल 5 बजे भोर में हमको अखाड़े में टिंकू पहलवान से लड़ना है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही ख़तरनाक पहलवान है। वो निश्चित ही बिना हड्डी पसली तोड़े कोई उसके पास से वापस नहीं आता है। तो पहलवानों की बातों को सुन मंत्री जी को थोड़ी पहलवानों पे तरस आ जाता है और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो और देखो उस पहलवान के बारे में
अभी तुरंत जाओ और पता लगा के आओ कि वो उसकी क्या दिनचर्या है और क्या क्या करता है। तो मंत्री का आदेश पाकर तुरंत ही सारे पहलवान तुरंत निकल जाते हैं और अपने गुप्तचर को छोड़ देते हैं। कहते हैं समय नहीं है, तुरंत ही पता लगा के आओ पास पड़ोस से कि वो क्या क्या उसकी दिनचर्या रहती है। सारे गुप्तचर जाते हैं और तुरंत ही बिना देर किए उसकी क्या गतिविधियां हैं पता करके आते हैं और मंत्री को बताते हैं। मंत्री बड़े ध्यान से उनकी पूरी बातों को सुन के और फिर जब कहता है कि अच्छा ठीक है, तुरंत एक पहलवान को बुला के लाओ और मैं उसको बताता हूँ क्या करना है। गुप्तचर तुरंत जाते हैं और एक पहलवान को बुला के लाते हैं और मंत्री जी उसको समझाते हैं कि देखो, मैंने सारी कमज़ोरी पता करने की कोशिश करी टिंकू पहलवान की, और जो भी पता कर पाया उसके बारे में वो ये पता है कि वो बहुत ही निर्दयी है और जो कहता है वो ज़रूर करता है। तो आप ऐसा करो कि, और हाँ, वो हर युद्ध में जाने से पहले एक बार मंदिर ज़रूर जाता है, तो मंदिर जाएगा। तो उनने कान में कुछ बताया और उसके बाद वो पहलवान उनके कहे हुए युक्ति पे काम चालू कर देता है। तो अगले दिन टिंकू पहलवान को सवेरे जाना था, तो टिंकू पहलवान फटाफट स्नान वगैरह कर, उनने कहा कि सवेरे ही जाना है तो क्यों ना हो, मैं अभी 4 बजे उठ के अपनी पूजा पाठ कर लूँगा और फिर मुझे राजा के वहाँ उनके पहलवानों से युद्ध करने, कुश्ती लड़ने जाना ही जाना है। तो 4 बजे जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है टिंकू पहलवान, तो देखता है कि मंदिर में एक और पहलवान ऊपर से पीठ के ऊपर से गमछी लपेट के, उसका शरीर और चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन वो मूर्ति के सामने खड़ा होके बोल रहा था कि देखो, कल राजा के कहे अनुसार मेरे को युद्ध करना है और मेरे को हे प्रभु ऐसी मेरी शक्ति में कमी कर दो कि उसकी हत्या ना हो, केवल उसके दांत और मुंह ही टूट पाए। टिंकू पहलवान ये सब सुनना था कि अरे सब तो मंदिर में भगवान से और ताकत मांगते हैं, ये कैसा पहलवान है कि अपनी ताकत कम करने की बात कर रहा है। अब वो वहीं ठिठक गया और उस पहलवान की बात सुनने लगा। अब वो पहलवान बोल रहा था कि हे प्रभु, जल्दी से मेरी शक्ति कम करो, और जब तक मेरी शक्ति कम नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और ये जो फूल रखा हुआ है इसको आप ऊपर से बरसा दोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने मेरी शक्ति कम कर दी और टिंकू पहलवान के केवल मृत्यु नहीं होगी, उसके हाथ मुंह दांत वगैरह ही टूट पाएंगे, मृत्यु से बच जाएगा वो। तो सही में ऊपर से फूल फटफट फटफट करके गिरने लग जाते हैं। अब टिंकू पहलवान देखते ही उसके तो हाथ पैर वहीं ढीले हो जाते हैं कि अरे ये तो सही में भगवान ने इसको आशीर्वाद दे दिया, इसकी शक्ति कम कर दी, ये तो बहुत ही भयंकर पहलवान दिखाई देता है।
अब टिंकू पहलवान के हाथ पैर वहीं फूल जाते हैं। अब जैसी हालत राजा के पहलवानों की थी उससे भी बुरी हालत टिंकू पहलवान की हो जाती है। ऐसा लगा कि क्षण भर में उसकी सारी ताकत किसी ने चूस ली हो और उसमें चलने तक की शक्ति नहीं रही कि मैं तो इतना पहलवान और इतना हष्ट पुष्ट, मेरे मुंह और दांत टूट जाएंगे तो मेरा कल को क्या होगा। खैर समय बीतता रहता है और सुबेरा होता है, राजा और पहलवान इकट्ठे होते हैं, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद टिंकू पहलवान नहीं आता है। फिर जब काफ़ी समय बीत जाता है तो राजा आदेश देते हैं कि देखो भाई, ऐसी ऐसी बात थी और टिंकू पहलवान कहाँ रह गया, अब हम कब तक करेंगे और हमारा और भी कार्यक्रम सब लेट हो रहा है। तो सारे लोग जाते हैं और पता लगाते हैं तो पता चलता है कि टिंकू पहलवान का स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब हो गया है और वो उठने के लायक नहीं है। और टिंकू पहलवान ने संदेशा भिजाया है कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और मैं लड़ने लायक नहीं हूँ। तो ऐसी बातों को सुन के राजा के सारे पहलवान बहुत खुश होते हैं और इस तरह मंत्री ने अपनी बुद्धिमानी से टिंकू पहलवान का घमंड तोड़ दिया। तो इसी के साथ में मेरी ये स्टोरी समाप्त होती है कि भाई बुद्धि से कुछ भी किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। तो इसी के साथ में मैं अपनी ये स्टोरी फिर समाप्त करना चाहूँगा और समाप्त करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें और ऐसी ही स्टोरी मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक अगर आप कभी होपलेस हों तो इन स्टोरियों को सुन सकें और अपने आगे के लिए मोटिवेट हो सकें। और ऐसा करने के लिए चैनल से ज़्यादा जुड़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ और फिर मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। और तब तक के लिए मैं चाहूँगा आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय बाय।